नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आपने एक वायरल क्लिप सुनी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो एक हिसाब लगा रही हैं कि अगर सबको मुआवजा देना पड़ेगा और अगर आप मान लीजिए 4 लाख लोग होंगे, उनको अगर 4 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा तो 16 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा वगैरह वगैरह। बहरहाल वो कैलकुलेशन तो बहुत बुरी तरीके से गलत थी। 16 लाख करोड़ नहीं होते, 16,000 करोड़ होते हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि जो लोग जिनकी मौत हुई है, जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड की वजह से, उनको मुआवजा सरकार क्यों ना दे, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको मुआवजा क्यों ना मिले। आज अदालत ने यह फैसला लिया कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी बहस हो रही थी, कहां से पैसे लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया जहां की बातें, अदालत ने उसको स्पष्ट कर दिया, मुआवजा तो देना पड़ेगा। कितना देना है, कैसे देना है, इसकी गाइडलाइंस आप तय कर लीजिए। तो सवाल इंडिया का सबसे बड़ा है ये, मुआवजे के लिए सबसे बड़ा सवाल, अदालत जाने की जरूरत ही क्यों? यह चीज अदालत सरकार को क्यों बताए कि आपको मुआवजा देना है? भाई, ये मुआवजे, महामारी पर मुआवजे की मशक्कत लोगों को क्यों करनी पड़े अदालत में? सरकार ही कर ले। दूसरा सवाल, क्या सरकार को खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था इस पूरे दौरान, और अभी भी आगे होगा या नहीं? यह भी एक सवाल रहेगा। हादसे में मुआवजा तो कोरोना से मौत पर क्यों नहीं? सीधी सी बात है। आगे चल करके बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि आप चलिए अब किसी तरीके से अदालत के दबाव में या जैसे भी अब आप मुआवजा देंगे, लेकिन उसका हिसाब कैसे लगेगा? उन परिवारों का क्या जिनके अपनों का नाम रिकॉर्ड में ही नहीं है? भाई, ये जो मुआवजा होगा ये तो रिकॉर्ड में जिसका नाम है उसके लिए होगा ना, सारी योजना उसके लिए बनेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं वो गिनती में ही नहीं है। और वो जो छिछली खबरें हैं जो कि इलाहाबाद में मिली, उन्नाव में मिली, कानपुर में मिली, ये सब कौन लोग थे? किस रिकॉर्ड में इनका नाम है? इनके मुआवजे का क्या? यही सब कुछ सवाल हैं जिस पर हम आज अपनी बड़ी बहस करेंगे। लेकिन जल्दी से इस पूरे मामले में जो पिटिशनर थे, उनकी तरफ से जो वकील हैं, उनकी जरा बात सुनते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज हमारी एक जनहित याचिका पर सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन हर उस व्यक्ति, हर उस फैमिली मेंबर को दे जिनका की कोई मेंबर कोविड के कारण जिनकी डेथ हो गई थी। हमारी ये दलील थी कि सरकार का इस तरीके से एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को मना करना टोटली इलीगल है, कानून के अंतर्गत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, और ये सरकार की मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी है। इसी चीज को हमने हाईलाइट करा था, जिस पर क्या सरकार आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपना निर्णय दिया है और सरकार को कहा है कि 6 वीक के अंदर अंदर अपना एक पॉलिसी लाई जाए और एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाए। तो इतना बड़ा हंगामा ही क्यों? पहले ही अगर सरकार बात मान लेती तो ये मामला अदालतों में क्यों जाता? आप मुआवजा दे देते, इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमानों का। जूही सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, शाहिद अली, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अश्विनी दुबे, वकील और राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब से थोड़ी देर में सुनील भराला, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, अश्विनी जी। अश्विनी जी, मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसी जरूरत महसूस हुई कि लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े? यह भी अदालत तय करेगी क्या कि मुआवजा देना है? एक हादसे में जो लोगों की मृत्यु हो गई है उनको मुआवजा देना है सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद संकेत उपाध्याय जी। एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन के अपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं जो मेरे विचार से मैं समझता हूं, और किसी भी राज्य या देश के पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े असीमित नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को पूरे देश की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं उस जजमेंट के उस पार्ट को हम में से कोई भी नहीं टच कर रहा है जिस पार्ट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंडर विच अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ 50 lakhs have been provided to 22.1 lakh healthcare providers and also to the persons who are serving in the private hospitals। फ्रंटलाइन में है, उन लोगों के लिए है ना।
नहीं, अश्विनी उसके जी, बाद उसके ये बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं ये उनके लिए है। हम बात सर, कर मेरी रहे बात हैं उन समझिए। लोगों के मुआवजे की जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। हम जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम एक अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे देश के वित्तीय संसाधनों पर को ये तो और बोला है ना कि व्यवस्थाओं मुआवजा को देना है। देखते हुए वो डिसाइड करने के लिए कहा है। तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के सिर्फ एक सेलेक्टिवली एक पैराग्राफ के अलावा हम लोगों को यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वैलिडली गवर्नमेंट के काम है उनको किस तरीके से अप्रिशिएट किया। उसके पैरा नंबर 15 को संकेत भाई उपाध्याय आप बहुत तो एक वरिष्ठ वकील जर्नलिस्ट हैं दुबे जी। एक सेकंड अश्विनी दुबे जी, आप तो एक वरिष्ठ वकील हैं। आप जानते हैं कि लीगल भाषा में एक ऑपरेटिव पोर्शन होता है और बाकी सब बाकी चीजें होती हैं। तो ऑपरेटिव पोर्शन तो यही है ना कि अदालत को सरकार को याद दिलाना पड़ा कि भाई आप मुआवजा दीजिए। बिल्कुल ठीक उसी मानते हैं कि ऑपरेटिव नहीं? पोर्शन के पहले जो पैराग्राफ्स कोर्ट कंसीडर करती है किसी भी आर्गुमेंट में, रिस्पेक्टेड संकेत उपाध्याय साहब, जो पैराग्राफ कंसीडर करके कोई ऑर्डर पास करती है वो पैराग्राफ किसी केस के बड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इसलिए आप बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं पैरा 15 भी पढ़ने के लिए एक बार सुझाव दूंगा, उसको भी थोड़ा कंसीडर करना हमें जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नहीं, बिल्कुल कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये है कि ये मामला अदालत गया ही क्यों, अव्वल। और दूसरी चीज, जूही सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब आप ये बात बताइए कि ये जो भी मुआवजा मिलेगा जिसके लिए लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, ये मुआवजा तो आपको उन लोगों को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड में या लिखा पढ़ी में नाम है। उन लोगों का क्या जिनका लिखा पढ़ी में नाम ही नहीं है, गिनती में ही नहीं है, जो लोग जिनकी मृत्यु हो जी, जो उत्तर प्रदेश से खबरें और सत्यापित खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग का नाम रजिस्टर्ड नहीं है मौत के रजिस्टर में जो बना है, और अलग अलग जगह से अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। कोविड रिलेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल से दिए जा रहे हैं, नगर निगम से ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिए जा रहे हैं जिसमें डेथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। गांव में आप देखें तो लोग मौत हो जाती है तो चढ़वाते भी नहीं है। उत्तर प्रदेश वैसे भी इस मसले में बहुत पिछड़ा हुआ है, केवल करीब 30 या 35% डेथ्स हमारे यहाँ रजिस्टर होती हैं। अब कोई कानून का यहाँ ज्ञाता हो या न ज्ञाता हो, पैराग्राफ 15 हो या 17 हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा देना है। एनडीएमए अथॉरिटी तो सरकार की है, उन्होंने ये कहा है कि मुआवजा कितना देना है और कैसे देना है, इसके लिए आप हमारे लिए एक रोड मैप बनाइए। लेकिन सरकार की नीति पर और नियत दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना, जिस प्रकार से ये डिफेंसिव हो रहे हैं। पहले तो आप मौत का आंकड़ा जो कि बहुत ऊपर जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसको सुव्यवस्थित करिए। अपने वेरियस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो आपको भेजते रहते हैं ये मौत के आंकड़े इकट्ठा करके, वहां पर हॉस्पिटल्स में कई जगह डायग्नोसिस भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक स्कीम निकाली थी कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड से मर जाएंगे या जीवन नहीं रहेगा तो उनकी मदद करेंगे। वो आंकड़ा भी अभी तक पूरी तरह नहीं आया है, और संविधान ने जीने का अधिकार दिया है। तो बार बार भारत सरकार इस केस में भी यही कहती है कि हमारे पास संसाधन इसलिए नहीं है कि हमारे सोशल वेलफेयर मेजर्स इफेक्ट होंगे। तो जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आपके सोशल वेलफेयर मेजर्स आप किसके लिए जमीन पर ला रहे हैं? हम भराला जी का इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ताकि वो ये सब बातों पर जवाब दे सकें। लेकिन अभय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और वो मूल प्रश्न दोबारा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को अपने आप अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, अव्वल, और दूसरी चीज उन लोगों का क्या होगा जो गिनती में ही नहीं है? परेशानी सबने झेली। बिल्कुल, पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया सरकार ने और इसको एक राष्ट्रीय आपदा मान लिया सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कहती है कि ज्ञात और अज्ञात आपदा में हमको अंतर करना होगा। अरे साहब, जो दूसरे नेशनल डिजास्टर इसमें आते हैं इस एक्ट में, क्या वो ज्ञात होते हैं? क्या उनका समय सीमा सरकार को या उसकी ग्रेविटी पता होती है? इतनी शर्मनाक बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर से जैसे खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में जनवरी से मई तक 1,90,000 मृत्यु पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा हुई है। गुजरात में एक समाचार पत्र ने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि कुल जिस अवधि में सरकार ने सिर्फ 4,171 डेथ बताई है, उस दौरान 1,23,000 मृत्यु हुई है जिसके सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो नियोजित रूप से सरकारों ने भी ये किया है कि वो कोविड से डेथ होने के बावजूद उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसको जो सर्टिफाई किया है, वो कोविड से नहीं किया। सरकार बच नहीं सकती। सरकार को चाहिए इसी प्रतिकूल परिस्थिति में, और लाखों रुपया उन परिवारों का खर्च हुआ है इलाज पर,
जो कोविड से संक्रमित थे। एक परिवार में एक नहीं, जब एक परिवार का सदस्य होता था पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हुए हैं। तो मुझको लगता है कि थोड़ी मानवीय संवेदनाएं सरकार में रहनी चाहिए। सर प्रधानमंत्री जी, अपने प्रचार पर अगर खर्च करना भी आप बंद कर देंगे तो भी हम मुआवजा इन सब लोगों को दे सकते हैं। थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये एक बात आपने छेड़ी इस पर दुबे जी, इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, अश्विनी दुबे जी, इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रेन, अगर वित्तीय दबाव पड़ता है सरकार पर मुआवजा देने पर, तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर लोग सवाल उठाएंगे कि भाई वो भी तो फिजूल खर्ची है, उसका खर्चा ना करते आप। भाई जितना हम यहां पर कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, अब दोनों चीज को जोड़ा नहीं जा सकता। 20,000 करोड़ रुपए का आपका सेंट्रल विस्टा है, और अगर 4 लाख लोगों को 4 लाख रुपए देने हैं तो उसमें 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये भी एक सवाल उठेगा ना। मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने, लेकिन शाहिद साहब आप क्या मानते हैं? शाहिद अली जी, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत मुझे। मैं थोड़ा और जोर से बोलता हूं। शाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है मुआवजे वाले मुद्दे पर, कि यह सरकार को खुद नहीं कर लेना चाहिए था? संकेत जी, मुआवजा तो तब ये देंगे जब इन्होंने रिकॉर्ड रखा हो। जो मौतें हुई हैं, अभी मैं परसों ही एक केस कर रहा था, अयोध्या में एक गांव है चरवाहा, वहां पर 10 लोग मरे 10 दिन के अंदर। जो पेंडेमिक चल रहा था, अभी जो सेकंड वेव चल रही थी, और एक का भी टेस्ट नहीं करवाया गया, उनकी एक की भी कोविड की रिपोर्ट नहीं ली गई। अब वो 10 हमारी जो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन थी वो यही थी कि साहब जो कोविड का पैसा गया है वो कहाँ गया है, ये गबन हुआ है, इस पर एफआईआर दर्ज करी जाए। वो पिटीशन हमारी समाज के लिए है अभी पेंडिंग। बात ये है कि जितने भी लोग इस पेंडेमिक में मरे हैं, मेरे ख्याल 5% की भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं करवाई गई है, तो पता ही नहीं लगेगा कौन कोविड से मरा है कौन नहीं मरा। तो अब जो सरकार का ये है कि साहब मुआवजा देंगे या हम पैसे देंगे, वो किसको देंगे पैसे, किसको देंगे मुआवजा? तो सरकार दरअसल ये अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। सर उत्तर प्रदेश की सरकार मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेस्ट सरकार है इस वक्त। और आप ये देख लीजिए, जो लोग मर रहे हैं उनका टेस्ट उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है शाहिद साहब, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। और अगर सरकार ये कहती है कि इससे बहुत वित्तीय दबाव पड़ेगा, तो ये बात गलत नहीं है, पड़ेगा तो है ही। उन संसाधनों को कैसे जुटाया जाए? सर ये दबाव कहाँ से पड़ेगा? ये तो 4-4 लाख रुपए की तो बात है। 15-15 लाख रुपए तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, देंगे विदेशों से। वो पैसा तो लेके आगे होंगे अब तक, की हमें उम्मीद है पूरी। तो 4-4 लाख रुपए से कहाँ दबाव पड़ेगा? और फिर इतना बड़ा सब देश है, इतनी कमाई देश को है, हम यहाँ पर अगर एक भी खर्च करते हैं तो उसमें भी टैक्स देना होता है, पानी पीते हैं उसमें टैक्स देना होता है, हर तरफ से टैक्स जा रहा है, फिर कहाँ से पैसे की कमी आ रही है? भाई इसमें सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो हमारे मुल्क के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सोने की चिड़िया ये आज भी है और ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि अब टेस्ट नहीं हुए, उन लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा। जो थोड़े बहुत यानी कि 5 या 10% उनको भी देने में इनको क्या परेशानी है? मेरे ख्याल इसको परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो अश्विनी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सारे वक्ताओं की बात सुन ली, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मुआवजा होना चाहिए था, अब कैसे देंगे, कितना देंगे, अब इस पर मशक्कत होगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या रोड मैप बने? देखिए, मैं सबसे पहले आपके उस बात का भी, जो आपने पहले प्रश्न पूछा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में मात्र 30 सेकंड में बताऊं। दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अप्रैल 19 को परमिट किया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स जरूरी हैं, और वो जो रिक्विजिट परमिशन है वो आ गई है। नंबर 1। नंबर 2, से 1500 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। नंबर 3, एक कैंपस में, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था। नंबर 4, जो लिबरर्स को वहां पर जो टेक केयर करने की बात थी ऐसे समय, पैंडेमिक के समय पर, वो प्रॉपरली लिया जा रहा है। अब मैं संकेत उपाध्याय साहब आपके दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के नाते, क्योंकि हमें दोनों पहलुओं पर चर्चा करने पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दी। अगर हम सॉलिसिटर जनरल के उस आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएं संकेत उपाध्याय साहब, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें कंसीडर करेगी कि एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन क्या होना चाहिए,
लेकिन इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है। दूसरा, संविधान के 7वें शेड्यूल में आदरणीय संकेत उपाध्याय साहब, हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। उस सब के अलावा वैक्सीन लगाने से लेकर 80 करोड़ लोगों को तमाम भोजन की व्यवस्थाएं करवाना और मेडिकल फैसिलिटीज जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाना, वो भी देश के संसाधनों में ही आएगा। हम सब इस देश तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ये नहीं कर सकता? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र के पास अगर अधिकार है कि वो संसाधनों पर जोर डाल सकता है, तो क्या वो ये नहीं कर सकता? नहीं कहा मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि सारे पैरामीटर्स को, सारे एक्सपेंसेस को, संसाधनों को और क्या वित्तीय आवश्यकताएं भाई, तो आप एक समन्वय बनाइए राज्यों के साथ कि किस तरीके से मुआवजा दिया जाए। ये कहना कि दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि वित्तीय घाटा होगा या नुकसान होगा, ये कहां की बात हुई? अब तो अदालत ने इस मामले को सेटअप कर दिया। एक अच्छा समन्वय अगर राज्यों के साथ बन सके तो आपको नहीं लगता है कि मुआवजे पर कोई ठोस चर्चा हो सकती है? ये कहना कि मुआवजा हो ही नहीं सकता क्योंकि वित्तीय घाटा होगा, ये कहां की बात हुई? सुनील भराला हमारे साथ जुड़ गए हैं। भराला साहब, एक सेकेंड, अश्विनी दुबे जी, मैं आऊंगा वापस। भराला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। सुनील भराला जी, सवाल हमारा वही है जो हमने औरों से पूछा, आप थोड़ा देर से आए इस वजह से आपसे पूछ दें। जो काम आज अदालत ने किया, क्या सरकार वो अपने आप खुद नहीं कर सकती थी मुआवजा देना? भराला जी, मेरी आवाज आ रही है? सुनील भराला आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अदालतों को मुआवजे के मामले में अपना ऑर्डर क्यों देना पड़ा? ये सरकारें खुद क्यों नहीं कर सकती थी? ये कनेक्शन दोबारा ठीक करेंगे क्योंकि भराला जी का ऑडियो और वीडियो दोनों फ्रीज कराए। एक बार फिर से संकेत जी, आवाज आ रही है, बोलो आप। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो मामला था, ये अदालतों को क्यों तय करना पड़ा मुआवजे का? सरकारों ने खुद क्यों नहीं किया? देखिए संकेत जी, आपका जो सवाल है, आप एक तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल के अंदर संसाधनों को, जो हमारे पास संसाधन सरकार के पास थे, उसको पूरा कोरोना काल में पीड़ितों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए समर्पण किया है। पूरे भारत में 1,000 रुपया धनराशि का आदान भी किया। पूरे दोनों में, जब पहली लहर आई थी इसमें भी और दोनों लहरों में कोरोना काल में खाद्य सामग्री का लगातार वितरण कार्यक्रम चला। भराला जी, मेरा सवाल एकदम स्पष्ट है, मुआवजा सरकारें खुद क्यों नहीं दे सकती थी? अदालत को क्यों आना पड़ा? आपने जो किया वो बहुत अच्छे, मुआवजे के मुद्दे पर आनाकानी क्यों? मूर्ख है। मुआवजे पर आनाकानी क्यों? आपने जो किया वो बहुत अच्छा, लेकिन मुआवजे पर इतनी आनाकानी क्यों? देखिए, मुआवजे पर आनाकानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उस पर निर्णय हुआ है और सरकार से उन्होंने निर्देश किया है कि ये इस प्रकार की मुआवजा राशि दी जाए। तो उस पर क्या है कि अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोरोना काल में संसाधनों की स्थिति क्या है, संसाधनों में क्या स्थिति बनी हुई है, संसाधन हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। नहीं, इसमें मेरा सवाल तो एकदम सिंपल है, आप हमारे साथ बने रहिए। जूही सिंह, देखिए, ऑक्सीजन की अगर मामला हो तो अदालत उसमें इंटरवीन करता है कि टास्क फोर्स बनानी पड़ती है। वैक्सीन का मामला हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट का दबाव ना होता, भले ही केंद्र सरकार इस बात को मानेगी नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव ना बनाया होता और ठोस कदम ना मांगे होते सरकार से, तो शायद ये वैक्सीन पॉलिसी भी चेंज नहीं होती। आपको याद होंगे सुप्रीम कोर्ट के शब्द, आर्बिट्रेरी और इरैशनल, तब जाकर के तो बदला है। और अब मुआवजे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सरकार कौन चला रहा है, सरकार या सुप्रीम कोर्ट?
संकेत जी, दुखद है, क्योंकि अभी तक तो कोरोना में जो भी निर्णय हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में आप हाई कोर्ट की टिप्पणी चुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गांव राम भरोसे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कठिन निर्णय, कठोर निर्णय कि आप फ्री वैक्सीन सबको लगाएंगे, करदाता आपको पैसा देता है, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी का वापस आकर ये कहना कि मुआवजा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे आधिकारिक क्षेत्र में नहीं, और फिर वही आर्ग्यूमेंट्स की ये हेल्थ सब्जेक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है लागू, एनडीएम को अथॉरिटी दी गई है। मुझे लगता है कि नियत में खोट है, क्योंकि ये करने पर आधिकारिक आंकड़े सामने लाने पड़ेंगे, और गांव-गांव में जो लोग रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं अपनी मौतें, या सरकार ने रजिस्टर नहीं की है, वो खुलकर सामने आ जाएंगी। तो वास्तविकता का सामना तो संकेत जी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कहना कि हमने अच्छा काम किया या हमने लोगों को या तो 5 किलो गेहूं दिया या 5 किलो चावल दिया, आपने लोगों की जिंदगी की व्यवस्था नहीं की, और ये कहना कि हमें ये संसाधन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चाहिए। तो आप पहले क्या कर रहे थे? जो पहले बजट में प्राविधान था उस पर स्वास्थ्य सेवाओं में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे थे और आप कितना करेंगे? तो एक भराला जी का जवाब। भराला जी, साफ साफ आपसे एक सवाल पूछा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, आपका जवाब। इन्होंने तो पहले तो इनके सवाल से पहले मेरा ये सवाल है कि आप तो देश के जनता के साथ खिलवाड़ करने में, और जो वैक्सीन आई थी भारत के अंदर जो लगवाने, जो जीवन देने वाली वैक्सीन थी, उसका भारत प्रचार करने में लगे हुए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सारे लोग, और कह रहे थे कि ये वैक्सीन भाजपा की है, वैक्सीन खतरा है, इस वैक्सीन को मत लगवाइए। आप तो पहले मत बोलो, कम से कम आप तो देखो कि देश में आप संदेश क्या दे रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता को। बोलूंगी तो मैं मौत की तरफ धकेल रहे थे आप लोग, प्रश्न का मौत की तरफ धकेलने का काम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और फिर लुपक करके वैक्सीन लगवा रहे थे, चुपके से वैक्सीन लगवा रहे थे, सबसे फिर जनता को भ्रमित कर रहे थे वैक्सीन में, वैक्सीन बता रहे थे। अच्छा, अगर वो गलत है भराला जी, वैक्सीन है उसमें भारत तो प्रचार कर रहे नहीं, थे। अगर वो बात गलत है संकेत जी, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, वैक्सीन हेजिटेंसी प्रमोशन। लेकिन मैं आपसे जानता हूं, वो उन्होंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब। हम संसाधन के आधार पर, सरकार को संसाधन के आधार पर देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना संसाधन है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास संसाधन, अच्छा चलिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब कहां से संसाधन जुटाएंगे? अब तो अदालत ने कह दिया ना, अब तक तो आपका ये था कि हमारे पास संसाधन कहां है, अब तो अदालत ने कह दिया, अब कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। जो कहा है, जो उनका आदेश आया है, उसका हम कानून को मानने वाले लोग हैं, उसके निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, अभय जी अपना एक सेकंड, अभय जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारी सरकार, देखिए, नहीं, मैं संक्षिप्त में आपकी बात का जवाब देता हूं। केंद्र की सरकार का दायित्व था, जब ये कह रहे थे सरप्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैपिंग आखिर करेगा कौन? भाजपा शासित राज्य आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने 12-12 घंटे तक उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रोक कर रखा। दूसरी बड़ी बात है वैक्सीन का। प्रधानमंत्री जी, बहुत दुख हुआ मुझे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को हमने स्वायत्तता दी थी कि वैक्सीन प्रोक्योर कर ले। अरे साहब, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी थी जो वैक्सीन को अप्रूवल देती थी, उसने अप्रूवल ही नहीं दिया। कौन सी वैक्सीन लेंगे? जब वो ग्लोबल टेंडर भी करते तो कौन सी वैक्सीन देते? प्रधानमंत्री जी, 3,90,000 करोड़ रुपए इस बार आपने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कलेक्ट किया है। 20 लाख करोड़ रुपए आपने संग्रहित किए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे, तब भी आपने उसका फायदा जनता को नहीं दिया। तो ये तो इससे बड़ी और कौन सी आपदा हो सकती है? इससे बड़ी कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है? 7.25 करोड़ लोग नए सिरे से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं। आपसे आग्रह है 10 लाख रुपए दीजिए, जो राहुल गांधी जी ने मांग की है। 40,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बर्डन आएगा। और बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को भी निर्देश देना चाहिए कि वो जिनको असेस नहीं किया है, अब बिहार का उदाहरण देख लीजिए, हाई कोर्ट में मुकदमा गया तो एक दिन में 4,000 लोगों को उन्होंने नए सिरे से बता दिया कि कोविड की डेथ हुई है। से राज्यों ने डेटा छुपाए हैं, इस पर भी गंभीरता से काम होना चाहिए। भराला जी, आपको लगता है ये भी अपने आप में एक चुनौती है? अभी जितने लोगों का डेटा है आपके पास, उन तक को तो मुआवजा देने में ये हो रहा है कि ये वित्तीय घाटा, पैसा कहां से, संसाधन कहां से, उन लोगों का क्या जो गिनती में ही नहीं है। राज्यों को अधिकार दिए हैं और कहा कि आप कोरोना काल में सारे अधिकार क्षेत्रों पर राज्य काम कर रहे हैं। राज्य को कहीं भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने समय समाप्त हो गया मेरे पास। राज्य स्वतंत्र होकर के वहां जनता के लिए सेवा करें और जनता की सुरक्षा करें, और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जो, और भारत सरकार जिस प्रकार से काम किया है, सारे
नहीं, देखिए अभी सेल्फ प्रेस का समय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बात मुआवजे की हो रही है और अभी भी जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।